हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 9 को आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। होपफुली आपको पिछले चैप्टर की तरह इसको भी बड़े कंसेप्चुअल अंदाज में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हमारा जो एक टॉपिक है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल से हम कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली TCA साइकिल शुरू कैसे होता है? हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? वो था बेसिकली हमारे पास पायरोवेट। अब पायरोवेट को किसी ना किसी तरह हमने इस साइकिल में एंटर करवाना है और ये एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अच्छा, लगे हाथों में ज़रा आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि बात हो चुकी, और ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एरोबिक पाथवे इसमें इन्वॉल्व होता है जिसमें ऑक्सीजन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगी। अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज दिया, उसकी ग्लाइकोलाइसिस करवाई, तो दोनों तरफ आपको पता था बन रहे थे पायरोवेट। अब पायरोवेट को जैसे ही हमने कन्वर्ट करवाना है एसिटाइल कोए में, अब किसी ना किसी तरह कोई एक हमने हार्मोन या एंजाइम यूज़ करके, को एंजाइम यूज़ करके हमने पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करवाना ही करवाना है ताकि ये TCA में इंटर हो, क्योंकि ये पायरोवेट इसी फॉर्म में ही TCA में इंटर हो सकता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कैसे हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे बेसिक क्या है? सबसे बेसिक हमने चीज़ें देखनी है कि डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जनाब वाली जो हमारे पास है पायरोवेट है, ये है 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसको हमने कन्वर्ट करवाना है 2 कार्बन कंपाउंड जो कि है एसिटाइल कोए। इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली एक कार्बन रिमूव करनी पड़ेगी। एक कार्बन रिमूव करनी है तो कुछ ना कुछ एडअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पायरोवेट है, इसमें कोए का वर्ड तो है ही नहीं, तो हमें कोए ऐड करना पड़ेगा। ये देखो एरो अंदर को जा रहा है। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में क्या होगा? एक NADH भी प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा इस पायरोवेट से और NADH प्रोड्यूस होगी। इसी तरह NADH किस तरह, मतलब कि आपको पता है ना, कोएंजाइम बड़ा हुआ होता है NAD पॉजिटिव। अब वो इसका हाइड्रोजन जो ये निकलेगा यहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा NADH विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हुआ? हाइड्रोजन इसने अपना रिमूव किया, NAD सिर्फ NAD पॉजिटिव पड़ा हुआ था। ठीक है, अब उसने एक्सेप्ट किया और NADH बन गया। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुआ, लेकिन ऐड क्या हुआ? कोए। अब ये सब कुछ एक एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होता है। अब इस कम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट्स इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे। अब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, E1, E2, E3। प्रॉफ 2022 और 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉफ में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो यू कैन नेवर एवर निग्लेक्ट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी साथ पूछा गया था। ओके, अब इसके 3 कम्प्लेक्सेस इसी सीक्वेंस से याद रखने हैं आपने। पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज कैसे याद रखा? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, तो डी कार्बोक्सिलेज, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, पायरोवेट से मतलब पायरोवेट से निकल रहा है। ओके, उसके बाद है डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब एसिटाइलेज मतलब ये एसिटाइल ग्रुप होता है, ये एसिटाइल में जा रहा है, कोए जा रहा है, तो इसलिए ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, इसका डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि ये NADH, जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज का वर्ड आ गया कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, उसको जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है वहाँ पे NADH आंखें बंद करके लगा देना है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, जहाँ पे कार्बोक्सिलेज का वर्ड जस्ट आएगा, सिर्फ कार्बोक्सिलेज मतलब के एडिशन ऑफ कार्बन। डी कार्बोक्सिलेज आएगा, रिमूवल ऑफ कार्बन। डिहाइड्रोजिनेज आएगा, NADH की प्रोडक्शन। इसी तरह काइनेज आएगा, ATP के प्रोडक्शन यूज होगा, सॉरी वहाँ पे ATP का। इसी तरह फास्फोरिलेज का वर्ड आएगा तो रिमूवल ऑफ फास्फेट होगा। काइनेज मतलब ATP का यूज होगा लेकिन फास्फेट ऐड भी होगी। ओके, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये 3 कंपोनेंट थे, इनको हमने इन चीज़ों के हिसाब से याद रख लिया। हमने कैसे इसको याद रख सकते हैं? 2C है और एक N है, CN। ओके, सो बेसिकली अब ये हमारे पास पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज के 3 कम्प्लेक्सेस हैं। अब इनके आगे कोएंजाइम होते हैं। इसके लिए एक बहुत आसान सा निमोनिक है, तेरे लिए कोई फ़र्ज नहीं। तो आपने कैसे याद रख लिया? तेरे लिए T फॉर तेरे, TPP मतलब जो होता है ना B1, और थायरोमीन पायरोफॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट, बेसिकली वो E1 का कोएंजाइम हो गया। अच्छा, E2 के 2 हैं, लिए कोई, लिए L
और कोई COA, कोई से हमने ले लिया COA तेरे लिए, L फॉर लिपोइक एसिड और CoA फॉर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्ज नहीं, FAD ये थर्ड में आ जाएगा और NAD। इस तरह से आपने ये कंपोनेंट याद रख ली। E1 का एक ही कंपोनेंट है, E2 के ये दो होंगे और E3 का ये होगा। इन सब के लिए एक निमोनिक है, तेरे लिए कोई फर्ज नहीं, ये मैंने लिखा भी हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि हमने बेसिकली ये जो है हमारा एक्ट कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बुक से दिखा दूँ कि हमने कहाँ तक ये चीज़ देख ली। हमने यहाँ तक ये चीज़ देख ली हुई है। अब इसके बाद हमने इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाइड और आसान तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, उसके बाद हमने इस चीज़ को देखना है। अब इस चीज़ में क्या है कि बेसिकली जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। अब याद रखिएगा, इसका पहला कौन सा था, E1। अब E1 में क्या है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। हमारे पास पड़ा था पायरुवेट जो कि था 3 कार्बन कंपाउंड। इसने अपना एक कार्बन रिमूव करना है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। TPP इसका कोएंजाइम होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल। ओके, अब E2 आएगा। अब E2 के हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, लिपोलोइक एसिड और दूसरा था CoA। लिपोइक एसिड में क्या सीन था, लिपोइक एसिड डेट वन, थायोल ग्रुप होता है, SS वाला ग्रुप, और CoA ये पड़ा हुआ है। अब E2 के ये 2 कंपोनेंट है। अब जो पहला कंपोनेंट है उसने क्या किया, इसके अंदर CoA ऐड किया एसिटाइल CoA में और बना दिया एसिटाइल CoA। अब एक कंपोनेंट का तो काम हो गया पूरा। अब दूसरे ने क्या करना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। अब क्या होगा कि ये जो SS ग्रुप है E2 ने ये जनरेट कर लिया। अब आ गया E3 में ये दोनों आते हैं। अब क्या किया, E3 के FADH वाले कंपोनेंट ने अपने 2 हाइड्रोजन जो है वो दे दिए, डोनेट कर दिए इसको। अब इसके जो S वाले 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी थायोल ग्रुप है, इन्होंने इसको एक्सेप्ट करके बना दिया SH। 2 हाइड्रोजन एडअप हो गए। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये वाले रिमूव हो जाएंगे तो ये बन जाएगा FAD। अब ओब्वियसली ये प्रोसेस हमने रुकना तो नहीं ना चाहिए, ये होता ही रहेगा, क्योंकि एक बार पायरुवेट आके रुक नहीं जाना। TCA के लिए TCA में इंटर होते ही रहने, ग्लाइकोलाइसिस होती ही रहनी है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें ये रीन्यू करना पड़ेगा, रीजनरेट करने पड़ेगा FADH। अब हमें तो चाहिए हाइड्रोजन। अब भाई हाइड्रोजन कहाँ से आए, अब E2 का कंपोनेंट जो NADH2 था उनका, मैं हूँ ना, उसने क्या किया, उसने ये किया कि अपने हाइड्रोजन डोनेट किए। ये देखें, ये हाइड्रोजन डोनेट करिए और कन्वर्ट हो गया NAD पॉजिटिव में। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए वो बेसिकली इस FADH ने यहाँ पे एक्सेप्ट किए और बना दिया FADH2। अब ये अगेन वही प्रोसेस रिपीट हो सकता है। होपफुली आपको फिंगर टिप पे होगी बात। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और SCQ। अच्छा, हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग में 2 तरह के पॉइजनिंग पढ़े थी, एक आर्सेनेट और एक आर्सेनाइड। नेट हमने पढ़ा था कि वो पेंटावेलेंट होती है और वो ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप कर रही थी, ठीक है। और ये होती है आर्सेनाइड, ये होती है ट्राईवेलेंट। और ये किस तरह से स्टॉप करती है बेसिकली TCA को, वो देखते हैं। ये क्या होता है कि जो लिपोइक ग्रुप का कंपोनेंट होता है ना SH, ये वाला इसके साथ कंबाइन कर जाती है और इस पूरे कंपोनेंट को बना देती है इनएक्टिव। E2 इनएक्टिव, मतलब ये आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली TCA रुक गया। TCA कैसे रुका, क्योंकि TCA को तो चाहिए था ना ये सारा कुछ एनर्जी और ये क्या नाम है एसिटाइल को ही की फॉर्म में इंटर होता है पायरुवेट, तो ये बनेगा ही नहीं क्योंकि E2 रुक गया। अब E2 रुक गया तो TCA रुक गया, डेट्स इट, एनर्जी का लेवल डाउन। अब इसका नुकसान क्या होता है, जब एसिटाइल CoA नहीं ना बन रहा होता तो ये पायरुवेट क्या करता है, ये बेचारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लैक्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको बहुत तफसील से आगे बताता हूँ। तो बस आपने ये रख लेना है कि अगर ये बेसिकली इस पॉइजनिंग की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन पे, बहुत आसान है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की एक एक्टिव फॉर्म होती है और एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है, जहाँ पे वर्ड आ जाए हाइड्रोजिनेज का, तो वो अपनी फास्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होगा। मतलब जब यहाँ पे इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा ये इनएक्टिव फॉर्म होगी। मतलब कि वो एंजाइम जो फास्फोरिलेशन करवाते हैं वो जितने डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हैं उनको डीएक्टिव रखेंगे।
अब हमारे पास एक एंजाइम होता है काइनेज, ठीक है, उसने ATP यूज़ करनी होती है और इसकी फास्फोरिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की फास्फोरिलेशन करवा देना होता है इनएक्टिव। जब इनएक्टिव करवाना होता है तो ऑब्वियसली इन रिजल्ट क्या होगा, इस एंजाइम की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ओके, अब पॉइंट दूसरा आता है। अब इसने तो इनएक्टिव करवा दिया, इसको एक्टिव कैसे करवाना है। अब ये जो फास्फेट था अगर इसको रिमूव करवा दिया जाए तो ये एक्टिव हो जाता है, यानी कि डीफास्फोरिलेशन हो जाए। ओके, अब डीफास्फोरिलेशन कब होगी, जब फास्फेट ये जो लगा हुआ है इसके साथ काइनेज ने जोड़ा था ATP से उधार लेके, उसको रिमूव किया जाएगा। अब रिमूव कैसे करना है, फास्फेटेज की प्रेजेंस में। ओके, अब कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो काइनेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। इसी तरह कुछ फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं फास्फेटेज की एक्टिविटी को। काइनेज की एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज करती हैं, एसिटाइल कोए और कोए, NADH और NAD, ATP और ADP, ये सारे के सारे पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं। कैल्शियम और डाइक्लोरो एसीटेट जो है ये नेगेटिव इफेक्ट रखता है इसके ऊपर। ओके, मतलब ये कहता है रोको नहीं करवाना हमने इनएक्टिव। यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और इंसुलिन जो है फास्फेटेज को कहते हैं आप डीफास्फोरिलेशन करवाओ, फास्फेट रिमूव करवाओ और एक्टिव करवाओ इसको, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसको ऐसा ही बनाना है अगर क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर। लिपर में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स कर देता है ये चीज़ें ना, ये चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स वे में दी हुई हैं। आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है। ये बेसिकली एक आपको मैंने स्केच दिया है जो कि बेसिकली हार्पर का था, बहुत प्यारा बना हुआ था और इजी वे में ये याद रखना आसान है। ये तीनों वैल्यूज़ आपको एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो याद रह जाएंगी इंशाल्लाह ताला। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं TCA पे और आपके फिंगर टिप पे होगा वो भी। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।